कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कर रहे थे और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड तक आ गए हम लोग। ठीक है, क्या क्या कर लिया था हमने लास्ट क्लास में? आइसोमेरिज्म मैंने आपका खत्म करा दिया था, राइट। लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म जो था वो पार्ट मैंने आपका खत्म करा दिया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल, और जो आज का टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वर्नर थ्योरी की जरूरत, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है ये। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। वर्मा जी नहीं है, वर्नर है, डब्ल्यू वाला है। ठीक है जी, तो वर्मा जी वर्नर बना दिया। WERNER, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब 5-6 ठीक है जी, चलिए लिखिए वर्नर थ्योरी। अब वर्नर थ्योरी में क्या होएगा? अब देखो वर्नर थ्योरी में इसने बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है भैया, 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। सुन लो पहले, फिर उसके बाद लिखूंगा। 2 टाइप की वैलेंसीज होती है, वन इज द प्राइमरी वैलेंस, सेकंड इज द सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है जी, एक प्राइमरी वैलेंस है और दूसरा क्या है हमारा, सेकेंडरी है। अब जो प्राइमरी वैलेंस है, क्या रहेगा भाई? जो प्राइमरी वैलेंस है, प्राइमरी वैलेंस हमारा क्या है? आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब उसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी वैलेंस जो है वो आयनाइजेबल है और वो चेंज हो सकता है। अब हम किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो एक चीज हमने पढ़ी थी विच इज वेरिएबल। क्या थी वो? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जो प्राइमरी वैलेंस है वो आयनाइजेबल है, वो चेंज हो सकता है। और जो सेकेंडरी वैलेंस है वो नॉन आयोनाइजेबल है। क्या है वो? नॉन आयोनाइजेबल। नॉन आयोनाइजेबल मतलब वो चेंज नहीं होएगा, वो फिक्स होएगा। और वो क्या था हमारा? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। हमने यहाँ पे बोला था जब भी हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि भैया जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स्ड रहेगा। अगर किसी सेंट्रल मेटल आइटम के साथ 4 लगेंगे तो 4 ही लगेंगे, 6 लग रहे तो 6 ही लगेंगे, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकते। ठीक है जी, 2 चीजें बोली मैंने। प्राइमरी वैलेंस जो था वो मेरा आयनाइजेबल था और वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 पॉइंट हुए। दूसरी चीज हमने बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंस है वो नॉन आयनाइजेबल है और वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे जिक्र किया कि जो प्राइमरी वैलेंस है, मेटल है प्राइमरी वैलेंस, है ना, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? प्लस में आती हैं या माइनस में आती हैं? प्लस में आती हैं। जैसे आयरन की बात करें तो +2 या +3। तो उनको स्टेबलाइज कौन करेगा? मतलब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कौन से चार्ज के आयन चाहिए? पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन? नेगेटिव आयन। ठीक है ना। तो प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई कौन करेगा? हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। समझ आया? क्लियर है? इसी कोई कंफ्यूजन है? दोबारा बोलूं, बताओ सभी को। ओके, उसके बाद हमने बात की सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंस में हमने क्या बोला कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में हम उसे रिप्रेजेंट करने, मतलब उसे सेटिस्फाई करने के लिए हमने लिगेंड्स लगाए थे अलग अलग टाइप के। आपको मैंने पूरी शीट दी थी, लिस्ट दी हुई है किस किस टाइप के लिगेंड्स थे वहां पे जनरली हमारे। न्यूट्रल और जनरली नेगेटिवली चार्ज, है ना। नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीशीज। क्लियर हो गई जी? कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो 3 पॉइंट का डिस्कशन किया हमने, सभी को क्लियर है? एक हमने बात किया आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल के लिए, दूसरा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरी चीज मैंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंस था वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होएगा और जो कोऑर्डिनेशन नंबर था या सेकेंडरी वैलेंस है वो किससे सेटिस्फाई होएगा? नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीशीज से। क्लियर हो गया? चौथी चीज हमने लिखी यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, या अगर हम वहां पे उसकी बात करें प्राइमरी वैलेंस की,
तो वो कोई स्टेट के बारे में नहीं बता रहा, बट जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, इफ यू रिमेंबर, हमने अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो दो टाइप की शेप सिखा रहा था वो, या तो टेट्राहेड्रल शेप होगी या उसकी क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। ये चीज पढ़ी थी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें शेप्स के बारे में भी बता रहा है। क्लियर हो गया जी। तो ये था बस बर्नर थ्योरी, समझ आ गया। किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए लिखिए जरा। फर्स्ट पॉइंट, इसके मेन फीचर्स लिखेंगे डायरेक्टली। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जल्दी से लिखेगा, तेज तेज। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एटम्स एग्जिबिट, metal atom exhibit two type of valences, two type of valences. These are primary and secondary valences. These are primary and secondary valences. क्लियर हो जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए, the ligands attached to primary valences are, the ligands attached to primary valences are ionizable, the ligands attached to primary valences are ionizable and they represent the oxidation state of the metal. And they represent the oxidation state of metal. They represent the oxidation state of metal. Third point लिखिए, every metal has fixed number of, okay, just a minute, just a minute. The ligand attached to the primary valence, secondary valences के बारे में नहीं बता रहा, लिखिए, okay. उसी में फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, they represent the oxidation state of the metal, the ligand attached to the, every metal को भी काट दीजिए, वो पॉइंट पूरा नहीं हुआ अभी. The ligands attached to secondary valences are, the ligands attached to secondary valences are non-ionizable, and these corresponds to its, and these corresponds to its coordination number. And these represent to its coordination number. And these represent to its coordination number. Third point लिखिए, every metal has fixed number of secondary valences. Every metal has fixed number of secondary valences. Fixed number of secondary valences because its coordination number is fixed. Because its coordination number is fixed. Fourth point लिखिए, fourth point, a metal tends to satisfy, a metal tends to satisfy both these valences. A metal tends to satisfy both these valences. The primary valences are, the primary valences are satisfied by negative ions. Satisfied नहीं है, satisfied होता है. Satisfied by negative ions, whereas
whereas secondary valences are satisfied, whereas secondary valences are satisfied, secondary valences are satisfied either by negative ion or positive ion, neutral ion, either by negative ion or neutral molecules, neutral molecules. Fine. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the primary valences are generally indicated by, the primary valences are generally indicated by dotted lines, generally indicated by dotted lines, and secondary valences the primary valences are generally indicated by dotted lines, and secondary valences are shown by normal lines, shown by normal lines, right? वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा. लास्ट पॉइंट लिखिए, the secondary valences are always directional, the secondary valences are always directed towards the, are directed towards the fixed position in space, are directed towards the fixed position in space, fixed position in the space. This leads to a definite geometry. This leads to a definite geometry. On the other hand, primary valences are non-directional. Primary valences are non-directional. राइट, इसको ड्रॉ करते हैं हम. जैसे सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड था CONH3 6Cl3, ठीक है, ये दिया हुआ है. अब ये कैसे होएगा, CO यहाँ पे NH3 है, ये NH3 हो गया, यहाँ पे भी NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया, ठीक है जी. तो ये सॉलिड लाइन से हमने ड्रॉ किया, ये कौन सी हो गई हमारे सेकेंडरी वैलेंस. यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया. ये नॉन डायरेक्शनल है, कहीं पे भी हो सकते थे, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है जी. तो इनका कोई मतलब नहीं है, बट ये वाले फिक्स्ड रहेंगे. ये इसकी वजह से ज्योमेट्री आ रही है, सॉलिड लाइंस की वजह से, सेकेंडरी वैलेंस की वजह से. क्लियर हो गया जी. ये प्राइमरी वैलेंस हो गई, ये ये प्राइमरी वैलेंस हो गई, ये सेकेंडरी वैलेंस हो गई. प्राइमरी वैलेंस को हमने डॉटेड लाइन से बताया और सेकेंडरी वैलेंस को हमने सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया. ठीक है जी, क्लियर है. अब एक चीज, एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 साल पहले उससे पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, बोर्ड का पहला, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी. 2 साल पहले पेपर हुआ था, आपके हुए कोरोना बैच है ना, 10th वाले हुए थे. अच्छा 5 बनाए, ओके सॉरी, यहाँ पे NH3 और लगा दो भाई. अभी ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई.
थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है जी, क्लियर है। एक NH3 हमने छोड़ दिया था, 6 होंगे, 6 लगा दिए हमने। चलिए अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भाइयों, और ये क्वेश्चन जो है हमारा पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने हमें क्या करा, सपोज करो एक कंपाउंड दिया गया है COCl3.6NH3, इसका हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया। समझ रहे हो क्या दिया गया हमें, COCl3.6NH3, इसका हमें AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया, और वो बोलता है यहाँ पे कि हमारे पास तीन AgCl प्रेसिपिटेट हो गए, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। समझ आ रहा है जी? यहाँ पे हमने लिया COCl3.6NH3, इसका हमने एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, और ये बोलता है कि 3 AgCl प्रेसिपिटेट हो गए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या कराया सर है? दिया हुआ है भैया क्वेश्चन में COCl3.6NH3, इसका हमने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, और वो बोलता है कि 3 मोल्स ऑफ AgCl मेरा प्रेसिपिटेट कर रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? बस इतना सा क्वेश्चन था वो। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर भी समझ लो। अब कोबाल्ट हमने पढ़ा था, भी हमने कोबाल्ट के कंपाउंड्स करे थे, तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, कोऑर्डिनेशन 6 था। वेरी गुड। तो 6 थे, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये 3 Cl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो कोबाल्ट की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, और अमोनिया की कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो प्रॉपर्टी शो करते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ AgCl हुआ, तो मतलब तीनों के तीन ये जो क्लोरीन थे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगे हुए हैं। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, CONH3 and Cl3, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि जैसे ही आपने ये Cl3 थे इस AgNO3 के साथ मिलेंगे और 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर देंगे। समझ आया? अब वो वही बोलता है, यहाँ पे सेम रिएक्शन किया और वहां पे हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl जो है मिले, 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुए, तो क्या फॉर्मूला होएगा इस कंपाउंड का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला पूरा बताओ ना, स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना। हाँ जी, बिल्कुल गलत। और कोई ट्राई करना चाहता है? अरे बोल तो मेरे पास बंदूक है, मैं गोली मार दूंगा। वेरी गुड। तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, मतलब कंपाउंड क्या लिखा जाएगा? Cl2 आ जाएगा, CONH3 5Cl, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा एक NH3 बाहर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने गलती क्या की थी, 6 लिख दिया था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या है, फिक्स है, 6 है, तो 6 ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब अगर 6 लगाने हैं तो एक अमोनिया को बाहर निकाल दिया, एक क्लोरीन अंदर डाल दिया। अब ये 2 क्लोरीन प्रेसिपिटेट कर जाएंगे AgNO3 के साथ रिएक्ट करने में। ठीक है जी, क्लियर है? अब वो बोलता है कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा? हाँ जी, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा? देखिए बताओ ना, से बच जाएगा बाहर। देखो हाँ, बोलो 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 सर।
ये तो कर दिया, बोल तो सही ना, ऐसे से करना थोड़ी बताया। पूरा कंपाउंड का नाम बता देना यार, क्या लिखा गया है, लिखा जाएगा CO NH3 4 Cl2 Cl बोल रही CO NH3 4 Cl2, यहाँ पे आ जाएगा Cl.2 NH3 सॉरी, समझ आया। अब सपोज करो यहाँ पे इसने ये दे दिया COCl3.4NH3 और ये बोलता है कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करता है, तो बताइए क्या कंपाउंड होएगा इसका। तो क्या होगा कंपाउंड का नाम? हाँ जी, अरे वो तो डाला है ना AgNO3 साथ में, क्या बात करता है यार। बोलो भाइयों। CONH3 और Cl2 फिर ब्रैकेट और बाहर HCl। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आया भाई। सेम कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड का नाम आ जाएगा COCl2NH3 4, यहाँ पे Cl आ गया। हाँ जी, क्लियर है ये। अब एक चीज, उन्होंने दो कंपाउंड लिए COCl3.4NH3, अब एक बोलता है कि ये मेरा ग्रीन कलर का है, ये वाला ग्रीन कलर का है, और एक और कंपाउंड लिया उन्होंने ClCl3.4NH3, इसका इन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन किया और 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, और इसका जो कलर था वो वॉयलेट कलर था, इसका जो कलर था वो वॉयलेट था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मतलब अब बताओ क्या हुआ। आप नहीं बताना क्यों ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 7 थे, आपको ब्रैकेट में 6 से लेने थे, एक क्लोरीन आपने उठा के बाहर रख दिया क्योंकि उसने बोला कि 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है। उसने दोबारा से यही कंपाउंड लिया, इसका कलर ग्रीन कलर था, इसका वॉयलेट था, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। यहाँ पे Cl आ गया, अब एक Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ गया, और एक इस वाले में क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के इसमें ही बाहर आएगा, तो ये कलर क्यों चेंज हो गए। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? गुड मॉर्निंग भाई, रात को सो जाएगा, रात को 2-2 बजे तो है ना, फोटो डाल रहा होता है। हाँ, रात को स्टेटस डालता है 2 बजे, भैया स्टेटस देखा ना व्हाट्सएप। हाँ जी, बताइए जरा क्या हुआ। बताओ भाइयों क्या हुआ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। नहीं यार, सॉलिड में ही रहेगा, प्रेसिपिटेट होता है AgCl। क्या बात करते हो, बताओ भैया क्यों डिफरेंस होएगा इन दोनों में। कुछ नहीं है, देखो कल हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला आप बनाइए जरा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, COCl2NH3 4Cl। अब ये भी ऐसा हो गया और ये भी ऐसा हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो वेरिएशन क्या है, आइसोमर्स है ये, एक कुछ इस तरीके का होएगा,
ये हो गया सिस आइसोमर, और दूसरा क्या बन जाएगा इसका, ट्रांस। यही दो वेरिएशन हो सकते हैं, और क्या चेंजेस आएंगे इसमें? एक का कुछ और, एक का कलर ग्रीन हो जाएगा और दूसरे का कलर क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। एक सिस में हो गया और एक ट्रांस में हो गया। हाँ जी सर। ठीक है जी, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। Y is the complex forming tendency. Y is the complex. Y is the complex forming tendency limited to a. Y is complex forming tendency limited to a few elements only. Complex forming tendency limited to a few elements only. ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन था। सेकंड पॉइंट लिखिए, why do bonds in the coordination complex, why do bonds in the coordination complex are of directional nature, are of directional nature. थर्ड पॉइंट लिखिए, why are certain complexes of magnetic nature, why are certain complexes of magnetic nature and show geometrical and optical isomers? Why are certain complexes of magnetic nature and show geometrical and optical isomerism? ठीक है जी, समझिए आगे। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ नहीं आया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जल्दी कर लीजिए। हाँ जी, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर चांसेस जो होते हैं वो यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाने के होते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह पे यहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स में नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्टली हम आ रहे हैं।
एप्लीकेशंस पे फर्स्ट लिखे कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन विद कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है D2sp3 एंड एक होती है sp3d2। शेप दोनों की ऑक्टाहेड्रल रहेगी। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा इसका और एक एग्जांपल कराऊंगा इसका, तो आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है साहब, तो फर्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं COF6-3। एक कंपाउंड हमने लिया COF6-3। क्लियर है? अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले। कितना आ रहा है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लीजिएगा कोबाल्ट का। तो भी कोई यहाँ पे ऐसा है जिसे पूरी सीरीज याद ना हो? सीडी सीरीज पूरी आती है? बोलो बोलो, आओ फिर। मेरे को सुनाई नहीं देता, पीछे नहीं देखना। हाँ जी आती है, नहीं आती? हाँ या ना में जवाब दे दो यार। नहीं आती? हाँ थोड़ी बहुत ही नहीं आती है। हाँ जी, फर्स्ट ट्रांजिशन से थोड़ी सी कोई मतलब नहीं है, हैं? आती है, सुनाओ। वेरी गुड, ठीक है जी। हाँ अब देखो, ओके, तो अब देखो भाई, जो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें याद कराने के लिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें कराऊंगी, वेड़ सा है बट याद हो जाएगा, है? सुना हुआ है ना, तो याद कर सकते हो, वैसे सुना भी है ना? जैसे एससी से वो बोलता है कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। समझ आ गया? सीख सकते हो यार, चीजें याद करने के लिए है यार। हाँ ठीक है जी, क्लियर है? ओके, तो भैया यहाँ पे हम कोबाल्ट पे थे, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था? 27। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला CO+3। यहाँ पे आप निकालोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने CO+3 लिखा, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आउटर मोस्ट शेल से निकलेंगे। आउटर मोस्ट कौन सा है? n=4 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये 4s 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और d से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 3d6 हो गया। क्लियर है जी? 3d6। अब देखो डी सबशेल के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल थे, यहाँ पे हमने ये 5 ऑर्बिटल बना दिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ा था हमने कि पहले हम इलेक्ट्रॉन की सिंगल सिंगल फिलिंग करेंगे, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। क्लियर है? ये आ गया हमारा CO+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको कितने फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देंगे? कितने देंगे?
6, ठीक है जी। 6 फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो 1, 3 और यहाँ पे 5। क्लियर है? अब सब लोग शादी पे जाते हैं रिश्तेदारों की, है ना, तो क्या होता है, अब कोई खास वाला रिश्तेदार आता है, जैसे मनी जैसे आ गया ना किसी का, तो उन्हें क्या करेंगे भैया, अब इनके पेरेंट्स को क्या होएगा, एक अलग से बेडरूम मिलेगा, है ना। दूसरा कोई फुफड़ आया तो उसे भी मिलेगा, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवे को भी और छठे को भी, ठीक है ना। और अब सपोज करो, है ना, मनी के घर भी शादी थी कजन की, तो भी है 10 साल का, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब मनी कहता भाई नखरे वाला है, कहता भाई मेरा घर बहुत बड़ा है, दिल भी बहुत बड़ा है, मैं अपने रूम में अकेला ही सोऊंगा भाई, मैं किसी के साथ शेयरिंग नहीं करूंगा, है ना। ठीक है जाएगी शादी नहीं हुई, कजन की, इसके घर में शादी है, पूरी बात नहीं सुनता यार, मैं बोला भी 10 साल बाद होगी कम से कम। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो भाइयों, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे हमने क्या किया, उन रिश्तेदारों को सबको अलग अलग रूम में सुला दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, इसके 4 भाई बहन थे, वो कहते हम अलग अलग रूम में सोएंगे, अपने अपने रूम में सोएंगे, हम कहीं नहीं शेयर करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पे भी है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ये, दिस विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्लास के बाद वीडियो बताता हूँ, तब जाता हूँ, है ना। वाला वाला को थोड़ा सुधार लेंगे ना, रिजल्ट अच्छा लेंगे, नवा फोन है, नवा फोन कटवाते हैं। चलिए, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यहाँ पे देखिए ये 3D सबशेल था, ये 4s था, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया, यहाँ पे 1s 3p और 2d हमने ऑक्यूपाई किए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ठीक है जी। अगर sp3d2 है तो शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगी भैया, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 पॉइंट लिख लीजिए जरा। हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख दिया, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल है वो भी बता दिया, इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो आप। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और इसका डाइपोल मोमेंट भी निकालना आ सकता है, वो हम कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, ये लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था डी एंड एफ में, U इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, ठीक है जी, क्लियर है। Where n is the number of unpaired electron, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है जी। Where n is the number of unpaired electron, लिख लो इसे जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट करा दूंगा आपको। पापा को बुलाते हैं, पूछते हैं, हम पापा को सामने बात करें, कहाँ गए, बुला ले, क्या कहते हैं थोड़े, चले आगे, लिख लिया भाइयों, हाँ जी सार्थक जी, हो गया, सबने लिख लिया, जल्दी 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 लिखो भाइयों, जल्दी, लिख रहे जल्दी लिखो, हो गया।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब हम एक और कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं यहाँ पे, विच इज ये वाला पार्ट को हम यहीं पे रखते हैं अभी ताकि आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो। अब हम यहाँ पे एक कंपाउंड ले रहे हैं FeCl से -4, ठीक है जी, क्लियर है। FeCl6 -4, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। अब यहां पे क्या हुआ, 3d6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। यहाँ पे कितने सी है ना, 6 है ना। अब ये 6 साल के घर पे शादी हो रही थी, ठीक है जी, ऑब्वियसली फिर तो घर पे की थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ओके सुनो, अब भाई है ना, इनके घर पे कोई वीआईपी रिश्तेदार आ गया, ठीक, अब घर वालों ने क्या कहा, भैया चलो भाई इधर अपने किसी भी है ना भाई बहन के साथ रूम शेयर करो। यहाँ पे तो क्या था, इनका घर बहुत बड़ा था, बट इनका घर इनका भी बहुत बड़ा है और इनका घर भी बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे क्या हुआ, वीआईपी आ गया। अब वो क्या हुआ, तो सपोज करो कोई कनाडा से भूआ आ गई, ठीक है, अब ऊपर चढ़ नहीं सकती, तो उन्होंने क्या करा कि भाई नीचे इनका रूम था, इनको उठा के चल भाई तो ऊपर तो आएगा, थोड़ी थोड़ी चढ़ेगा फिर रिश्तेदार को, ठीक है ना। तो यहां से हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, क्योंकि वीआईपी था। अब Cn क्या करेगा, यहाँ पे जो खाली पेयर जो ऑर्बिटल थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे फुली फिल्ड हो जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही हो गए। अब कितने Tn थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3d 4s 4p। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पे D2 यूज हो रहा है, फिर ऐसे फिर p है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू एस D2sp3, ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, सारे के सारे पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला क्या आएगा हमारा, दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये दो पॉइंट्स तो क्लियर है। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, यहाँ पे क्या था, आउटर ऑर्बिटल था, यहाँ पे हम लिख देंगे इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, क्लियर है ये। देखो ऊपर वाले दो पॉइंट तो क्लियर होंगे दोनों में, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 थी, यहाँ पे sp3d2 थी, इधर देख लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक था क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे हमने डायमैग्नेटिक लिख दिया। क्लियर है जी ये। अब दूसरे में देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, जहां पे इलेक्ट्रॉन थे वो वापस से पेयर हो गए, ठीक है जी। तो ये इसी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे फ्लोरीन था, COF6-3 था, यहाँ पे तो हमने पेयरिंग नहीं की, यहाँ पे पेयरिंग नहीं की, बट यहाँ पे पेयरिंग कर दी, ऐसा क्यों, क्योंकि कनेडा वाली बुआ आई थी, दवाई थी, है ना। अब वो क्यों हुआ, अभी ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करने के लिए याद रहे इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, Cn जो है वो वीआईपी है, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn क्या है, लिख लीजिए वहां पे, Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
इसी वजह से पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सो पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना। अब सपोज करो कनिटाली को आने एक आईफोन पे जाओ, है ना, और एक जगुआर भेज दियो, फिर तो होएगा ना ऐसा। आओ आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, CND का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ से इसकी वजह से पेयरिंग हुई और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। समझ आया। अब जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वहां पे क्या होएगा, पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। वो मैं अभी आपको लिखा दूंगा कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन से हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गए। यहाँ पे जहां पे हमारी पेयरिंग हो गई वहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पेयरिंग हमने नहीं की थी तो यहाँ पे क्या था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है जी इसमें, नहीं है। अब उसके बाद देखो जब हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा तो डी जो ऑर्बिटल था, डी जो ऑर्बिटल था उसमें कौन से वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पे n-1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हुआ, अब हाइब्रिडाइजेशन 4d हमने यूज किया था, इसी वजह से ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। जबकि पहले डी आ गया तो इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, बाद में डी आएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। लिख सकते हैं, समझ आ गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए जरा। आउटर ऑर्बिटल में ns d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। यहां पे क्या हुआ, n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है जी, समझ आ गया। यहाँ पे nsd ऑर्बिटल थे, वहां पे n-1 d ऑर्बिटल था। क्लियर है, सभी को क्लियर है जी। बिल्कुल, दोनों में शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, वहां पे लिखा था मैंने ऊपर ही। हाँ जी, क्लियर है, ओके। अब एक और कंपाउंड है वो हम लेके कर रहे हैं, वो आप लोग करेंगे। FeH2O6 3+, FeH2O6 3+। चलिए करिए जरा। H2O का 0 होता है चार्ज, बोलना नहीं है। जल्दी करिए जरा।
चलिए जल्दी जल्दी करिए जरा। भाई इतनी बड़ी कहानी बताई तो सीन तो करना। अब H2O जो है भैया वो वीक फील्ड लिगेंड है। H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड। वेरी गुड। हाँ जी सर करो। हम बिगाड़ देंगे। थोड़ा नीचे। चलो सिंह साहब। जल्दी जल्दी आगे भी लिखो। बाकी 4 पॉइंट हो गए। हाइब्रिडाइज लिख के साइड पर क्या भाई। अब ऑक्सीडेशन से निकालो आयरन का। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकाल। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड में नहीं होएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है। आईफोन आया आपको? आईफोन आया? गाड़ी आई? फिर क्यों जा रहे हो? तो आएगा तो इसी साल आ जाएगा ना। गाड़ी कौन से? मस्तांग आएगी। ओके चलिए Fe का एटॉमिक नंबर 26 था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 होएगा। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे Fe का, तो x + 0 × 6 = +3 x = 3 आ जाएगा। Fe + 3 निकालेंगे तो दिस विल बी लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। अब डी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाइयों बहनों, 1 2 3 4 5। अब 4s ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा भैया हमारा 4p और यहाँ पे आ गया 4d। ठीक है जी। अब ये मैंने बताया आपको वाटर जो है दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड। मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। हाँ 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 मैंने पूरा नहीं लिखा, सारे लिख दिए पॉइंट लिखा फिर आपको समझ नहीं आएगी। हाँ तो उसके बाद आगे क्या लिखा है? पैरासाइट ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या बता गए थे? अगली बारी मार्कर मारूंगा मैं उठा के, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। अब डी क्या था? H2O जो है भैया वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो कहाँ पे जाएंगे? 4s के अंदर जो खाली ऑर्बिटल है 4p एंड 4d में। तो कितने हो गए? 1 s गया, 3 p गए और 2 d गए, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो गया। यहाँ पे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे 4d यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। क्लियर हो गया जी?
क्या क्लियर नहीं हुआ? आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। डी पढ़ा था हमने, जब भी डी सबशेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे गेट attracted towards the magnetic field because they are said to be paramagnetic in nature. क्लियर हो गया? वहां पे देखो सारे पेयर्ड हो गए ना ये वाले में, तो यहाँ पे क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। वो बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, इसके बारे में बताने वाला था आपने वापस कर दिया। अब यहाँ पे 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, 4p के अंदर आया और 4d के अंदर, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन देने थे। तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक s हुआ, 3 p हुए और d2 हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी पेयरिंग नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दी थी तो क्या हो गया था यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। तो आउटर ऑर्बिटल कब यूज होएगा, n की वैल्यू 4, अगर मेरा 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो मेरा आउटर ऑर्बिटल है। या जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे होंगे, d बाद में आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या हुआ था, n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4, हाईएस्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो 4 - 1 कितना होता है, 3। 3d ऑर्बिटल मेरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, ये जो हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा, d पहले आ गया, तो इसी वजह से हमने क्या लिखा इसे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? अब कौन कौन से, जैसे भाई ने पूछा था कि कौन कौन से हमारे लिगेंड्स होंगे कंपाउंड में जिनकी वजह से पेयरिंग होगी, तो वो कौन कौन से हैं, CO है, CN है, NO2 है। जनरली इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा पे नहीं आएंगे। अभी जब हम CFT करेंगे तो मैं पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दूंगा यहाँ पे, कौन से वाला कहाँ पे कैसा रहेगा। क्लियर है ये? अगर कंपाउंड में CO आया, CN आया या NO2 माइनस आएगा तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहां पे हमारी पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, सिंगल सिंगल रहने वाले। क्लियर है सभी को? दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट वो निकालता है, कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, n×n+2। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा, √5 × 7, √35। इसकी वैल्यू √36 से थोड़ी सी कम है, तो ये 5.92 वैल्यू दे देगा। म्यू इज इक्वल टू 5.92। समझ आ गई जी? क्लियर है? तो ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या था, 6 था। अब हम बात करेंगे जहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। रब कर दो ये। अब जब ऑक्टाहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होएगा तो वहां पे हमारे पास दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आने वाली है, दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आएंगी। कौन कौन सी है भैया? एक sp3 है जहां पे हमारी शेप जो रहेगी भैया वो टेट्राहेड्रल रहने वाली है, और अगर कहीं पे dsp2 होगी तो शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। और ये कॉम्प्लेक्सेस है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है भैया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम इसके कंपाउंड्स कर लेते हैं। सपोज करो इन्होंने पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है NiCO4, NiCO4। ठीक है जी। अब ये CO है, CO क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकल का एटॉमिक नंबर
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना आएगा निकल, यहाँ पे x प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 0। कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज कितना था, 0 था, तो यहाँ पे हमने 3d8 बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 4s आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4s और यहाँ पे क्या आ गया, 4p। 1 2 3 4, 4 CO ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। शेप क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होएगा भैया हमारा डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होएगा, क्योंकि पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है जी, इसमें इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे भी हमारे ये 3 आएंगे वहां पे पेयरिंग होएगी, अदरवाइज पेयरिंग कहीं नहीं होएगी। एक और भी चीज आएगी विच इज अमोनिया। अब अमोनिया जो है भैया वो हमारा बॉर्डर लाइन पे होता है, ठीक है, तो वो बैंगन की तरह काम करता है, थाली के बैंगन की तरह, वो कहीं पे भी चला जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, कभी वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ठीक है जी, क्लियर है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है उधर की तरफ हो लेते हैं। देखा हमने, कहीं होते हैं लड़ाई हो रही है तो दोनों जानते हैं, है ना, इधर तगड़े वाले होते हैं उधर हो लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, NiCN4-2। अब CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लिख लीजिए वाला, जल्दी लिखो भाई, जिसने कर लिया तो ट्राई करिए, NiCN4-2 लिखना शुरू करिए, जरा सॉल्व करना शुरू करिए इसे। करो वाला, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कॉपी में भी करके दिखाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है इसका, +2। Ni+2, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 4s था, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब कितने CN है? 4। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना भैया, यहाँ पे ये भी भर दिए, ये भी भर दिए, जहां तक भरते खाली चले जाओ। SP, ये D हो गया, ये S हो गया और 4 हो गए। तो अभी क्या हो गया, ये 3D 4S 4P। तो DsP2 जो है भैया वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी शेप हो जाएगी स्फीयर प्लेनर, और सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और ये क्या होगा, अगेन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमोनिया इज एट बॉर्डर लाइन, बॉर्डर पे होता है, तो ये कहीं पे भी जा सकता है, कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, कभी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन से हो गए, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया, मैंने बताया आपको बॉर्डर लाइन पे है, किसी भी तरीके से वो एक्ट कर सकता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं, CO, Cn और NO2 माइनस। तो मैं भी आपको एक फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, वो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, उसमें अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं, किस किस तरीके से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको काफी सारा आइडिया हो जाएगा, होएगा यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही चीजें हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा वीक फील्ड है और कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है जी। अभी मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे ये, ठीक है जी। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, हाँ मतलब वो इट कैन एक्ट, कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, कभी कभी ये वीक फील्ड, दोनों का काम करते हैं। वो बताया था, जो वाली स्ट्रॉन्ग पार्टी हुई वहां पे हो जाएगा। बेटा दोनों तरफ से। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं आपको एक डिफरेंस भेजूंगा, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, वो डिफरेंसेस आप लिख लेना। उसके बाद लिमिटेशंस है वो लिखा रहा हूँ, चलिए लिखिए लिमिटेशंस ऑफ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, it cannot explain the it cannot explain it cannot explain the detailed magnetic properties. It cannot explain the detailed magnetic properties of complex compounds. Detailed magnetic properties of complex compounds. Second point लिखिए, it cannot explain the optical absorption spectra. It cannot explain the optical absorption spectra of coordination compounds. It cannot explain the optical absorption spectra of coordination compounds. Third point लिखिए, it gives no information. It gives no information about the quantitative and thermodynamic stability of coordination compounds.
थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट प्रॉपरली, it cannot predict properly whether the particular, it cannot predict properly whether a particular four coordinate complex, four coordinate, चार वाला four, आपने सही लिखा, आपने FOUR चार, four coordinate complex is square planar or tetrahedral. Particular four coordinate complex is square planar or tetrahedral in nature, or tetrahedral in nature. Next point, it fails to make distinction between distinction between strong and weak ligands. Distinction between strong and weak ligand. Right? एक नोट लिखिए इसके बाद। ये दो लिमिटेशंस थी, पेपर में पूछ ली जाती हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ VBT। एक आधे मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, आधे में तो नहीं, एक या दो में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नोट, इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, नोट लिखिए, इन ऑल द कॉम्प्लेक्सेस where the metal ion has, where the metal ion has completely filled orbitals, no radiations can be absorbed, in the visible region of light, where the in all the complexes where the metal ion has completely filled orbitals, no radiations can be absorbed in the visible region of light. No radiations can be absorbed in the visible region of light. These complexes cannot be colored. These complexes cannot be colored as there is no scope of any electron transition. These complexes cannot be colored as there is no scope of any electron transition. ठीक है जी, क्लियर है? तो दैट्स इट आज के लिए। बाकी हम करेंगे, एक टॉपिक रह गया भाइयों बहनों हमारा, विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। और किसी को अगर वापस से रिवाइज करना है तो वो कल मतलब 12 बजे वाली क्लास में आ सकते हैं, ऑनलाइन भी होती है वो क्लास, इफ यू वांट टू यू कैन कम।